नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC38 का दूसरा अध्याय ग्राहक सेवा डिस्कस करेंगे। इस अध्याय में हम ग्राहक सेवा की सामान्य अवधारणाएं, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने में एजेंट की भूमिका, शिकायत निवारण, संवाद की प्रक्रिया, गैर मौखिक संवाद और नैतिक आचरण के बारे में जानेंगे। ग्राहक सेवा की सामान्य अवधारणाएं। ग्राहक सेवा क्यों? ग्राहक किसी भी बिजनेस को उसकी मूलभूत जरूरत प्रदान करता है या रोजगार का अवसर प्रदान करता है, तो कोई भी उद्यम या फिर बिजनेस उसकी उदासीनता नहीं कर सकता है। बीमा एक सेवा है, वस्तु नहीं। बीमा एक अमूर्त उत्पाद है, इसीलिए ग्राहक सेवा किसी अन्य उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण है बीमा के संदर्भ में, क्योंकि बीमा एक सेवा है। ये कोई छू सकने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि जब कोई एक आदमी कार खरीदता है तो उसके पास एक कार होता है, लेकिन जब वो बीमा खरीदता है उसके पास एक्चुअली कुछ होता नहीं है। बस बीमा एक तरह का करार है बीमा कंपनी या फिर बीमाकर्ता और जिसने बीमा लिया है, मतलब इंश्योर्ड, उसके बीच में। इसीलिए बीमा के क्षेत्र में ग्राहक सेवा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना और ग्राहक को खुश करना बीमा कंपनियों और उसके कर्मियों के लिए आवश्यक है, जिसमें एजेंट भी शामिल है। उच्च गुणवत्ता सेवा की 5 विशेषताएं हैं। पहला है विश्वसनीयता। आपने जिस सेवा का वादा किया है उसे भरोसे के साथ सही ढंग से पूरा करने की क्षमता। दूसरा है जवाबदेही। ग्राहकों की मदद करने के लिए एवं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत सेवा प्रदान करने की जवाबदेही। तीसरा है आश्वासन। ग्राहकों को इस बात का आश्वासन दिलाना कि वो उनकी सेवा करने में सक्षम है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। चौथा है सहानुभूति। ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए एजेंट या फिर बीमा कंपनी को ग्राहकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। पांचवा है मूर्त वस्तुएं। मूर्त वस्तुएं क्या होती है? आगे है मूर्त वस्तु। ऐसी वस्तु जिसे हम छू करके देख सकते हैं, जैसे कि किताब, कार, मकान, जिसे छुआ जा सकता है। बीमा एक मूर्त वस्तु नहीं है, बीमा एक अमूर्त वस्तु है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। जैसे अमूर्त वस्तु का और एग्जांपल ले तो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल में जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और चूँकि बीमा एक अमूर्त वस्तु है, तो इसमें जो ग्राहक सेवा है, कस्टमर सर्विस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह का करार है, कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी के बीच में। जो बीमाकृत है या फिर जो बीमाकार है, जो बीमाकृत जिनका कि बीमा हुआ है और बीमाकार जिन्होंने बीमा किया है, इसके बीच में एक करार ही है बस। तो बीमा एक अमूर्त वस्तु है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि बीमा क्या है, बीमा एक अमूर्त वस्तु है या मूर्त वस्तु है। तो मूर्त वस्तु का तात्पर्य उनसे है जिनको कि छुआ जा सकता है, और मूर्त वस्तु ऐसी चीज़ें हैं जो हैं, वास्तव में हैं, पर वो दिखती नहीं है। बीमा के क्षेत्र में ग्राहक सेवा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बीमा उद्योग में किसी भी प्रमुख बिक्री उत्पादकों से यह पूछें कि वे शीर्ष पर पहुंचने और वहां बने रहने में कैसे कामयाब हुए, आपको एक आम जवाब मिलने की संभावना है कि यह उनके मौजूदा ग्राहकों की कृपा और सहयोग से संभव हुआ है, जिन्होंने उनके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता की है। आपको यह भी पता चलेगा कि उसकी आय का बड़ा हिस्सा अनुबंधों के नवीनीकरण के कमीशन से आता है। उनके मौजूदा ग्राहक नए ग्राहक प्राप्त करने का भी स्रोत है। उसकी सफलता का राज क्या है? सबसे अधिक संभव जवाब है अपने ग्राहकों की सेवा करने की प्रतिबद्धता। ग्राहकों को खुश रखना कैसे एजेंट और कंपनी के लिए लाभकारी होता है? सवाल का जवाब देने के लिए ग्राहक के आजीवन मूल्य को देखना उपयोगी होगा। अब हम आगे ग्राहक के आजीवन मूल्य के बारे में जानेंगे। ग्राहक के आजीवन मूल्य को आर्थिक लाभों के एक योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक लंबी अवधि में एक ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाने से प्राप्त किया जा सकता है। ग्राहक का आजीवन मूल्य, इसके 3 भाग हैं: ऐतिहासिक मूल्य, प्रीमियम और अन्य आय जो ग्राहक से अतीत में प्राप्त किए गए। मतलब कि ग्राहक जो रेनुअल प्रीमियम जमा करता है उससे। वर्तमान मूल्य, भविष्य के प्रीमियम जिसके मौजूदा व्यवसाय में बने रहने पर प्राप्त होने की अपेक्षा
की जाती है। अगर कोई कस्टमर कोई पॉलिसी लेता है तो वो वर्तमान में अभी पॉलिसी ले रहा है, लेकिन उससे वो आगे आने वाले वर्ष में जो भी उसका प्रीमियम का भुगतान करेगा, उससे व्यवसाय में बने रहने की अपेक्षा की जाती है। संभावित मूल्य प्रीमियमों का मूल्य जो ग्राहक को अतिरिक्त उत्पाद खरीदने के लिए राजी करने से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी कंपनी नए प्रोडक्ट्स लाती है, नए इंश्योरेंस प्लान लाती है, तो आप अपने अभी जो आपके ग्राहक हैं, आप उनको उस प्लान के लिए कन्विंस कर सकते हैं। और चूंकि वो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो भविष्य में भी आपके नए प्लान को खरीद सकते हैं। तो ग्राहक के आजीवन मूल्य को इन सब आर्थिक लाभों के एक योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि आपको ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाने से प्राप्त हो सकता है। एजेंट जो सेवा प्रदान करता है और अपने ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, सद्भावना और ब्रांड मूल्य बनाता है, जो व्यवसाय के विस्तार में मदद करता है। एजेंट अगर अपने ग्राहक के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे तो वो उन्हें पॉलिसी तो देंगे ही, साथ में वो पॉलिसी दिलवाने में भी मदद करेंगे। एजेंट को अपना एक सद्भावना और ब्रांड मूल्य बनाए रखने की ज़रूरत है, जो कि उसके व्यवसाय को विस्तार में मदद करेगा। उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने में एजेंट की क्या भूमिका होती है, तो इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिक्री का बिंदु, पॉइंट ऑफ सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सर्वोत्तम सलाह। अगर कोई भी एजेंट किसी भी ग्राहक को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाह रहा है या फिर वो किसी वस्तु के इंश्योरेंस के लिए उसे रिकमेंड करता है, तो उसे देखना चाहिए कि इसका जो हानि है वो प्रीमियम के तुलना में कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर बहुत थोड़े से हानि के लिए उसे एक ज़्यादा अमाउंट का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये ग्राहक के लिए अच्छा बिजनेस डील नहीं होगा। इसीलिए उसे ये जोखिम सहन करने की सलाह दी जा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वोत्तम सलाह, कि ग्राहक को आप एक अच्छी सलाह दें जिससे कि वो एक अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी ले सके। इसका दूसरा है प्रस्ताव चरण। एजेंट को बीमा प्रस्ताव भरने में अपने ग्राहक का सहयोग करना चाहिए। आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो बीमा कंपनी आपको एक प्रस्ताव पत्र, जिसे प्रपोजल फॉर्म बोला जाता है, वो देती है और वो भरने के लिए आपको कहा जाता है। तो प्रस्ताव चरण में एजेंट ग्राहक की मदद कर सकते हैं। वो प्रस्ताव पत्र के में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि जनरली लोगों को समझ नहीं आते हैं, और एजेंट उन सभी जानकारी को डिलीवर करने में, अपने ग्राहक को डिलीवर करने में मदद कर सकता है। एजेंट ग्राहक और कंपनी के बीच में एक पुल का काम करता है, जो कि सारे इन्फॉर्मेशन को, कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ग्राहक को समझाता है। जो भी पॉलिसी के हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है, जो छुपे हुए शर्त हैं, उसको समझाता है। तो ये प्रस्ताव चरण में एजेंट की भूमिका है एक अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए। तीसरा है इसका स्वीकृति चरण। यह सुनिश्चित करना एजेंट की जिम्मेदारी है, जहां लागू हो कंपनी द्वारा बीमा धारक को कवर नोट जारी किया जाए। इस संबंध में तत्परता ग्राहक को यह संदेश देती है कि हित एजेंट और कंपनी के हाथ में सुरक्षित है, कि उनका हित एजेंट और कंपनी के हाथ में सुरक्षित है। और इसमें कवर नोट के बाद स्वीकृति चरण में ही है पॉलिसी दस्तावेज सौंपना। जब किसी ग्राहक का बीमा हो जाता है और वो पैसे जमा करता है, तो हर एक कंपनी एक पॉलिसी बॉन्ड इशू करती है। तो ये बॉन्ड सौंपने का काम जो है वो ग्राहक को एजेंट बॉन्ड देते हैं। तो ये एक उत्तम सेवा प्रदान करने में एजेंट का एक सहयोग है। उसके बाद है पॉलिसी का नवीनीकरण। जैसे अगर पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल के लिए भुगतान हो गया है, तो अगले साल के लिए फिर जो रिन्यूअल प्रीमियम है उसको भुगतान करने के लिए ग्राहक को इन्फॉर्म करना, उसको सूचित करना, या तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर उनसे मिल सकते हैं कि पॉलिसी को रिन्यूअल कराया जाए। या फिर बहुत सारे एजेंट खुद से रिन्यूअल प्रीमियम का कलेक्शन करके ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। चौथा है दावा चरण। अगर पॉलिसी टर्म में कुछ भी हो जाता है, अगर किसी ने जीवन बीमा लिया है और
उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप उसका क्लेम जो है वो दिलवाने में पार्टी को मदद करें। या फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, यदि 20 वर्षों के लिए किसी ने पॉलिसी ली और वो कंप्लीट हो गया तो उसका जो भी मैच्योरिटी मिलेगा उसमें आप ग्राहक की मदद कर सकते हैं। उत्तम सेवा प्रदान करने में एजेंट की ये सारी भूमिकाएं होती है। अब आगे है शिकायत निवारण। इसमें हम शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे शिकायत निवारण प्रणाली के लिए अध्याय 3 में पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे हम बहुत ही संक्षेप में शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानेंगे। इसमें है एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। IRDA ने एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली IGMS की शुरुआत की थी, जो बीमा शिकायत डेटा के एक केंद्रीय भंडार के रूप में और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पॉलिसी धारक इस प्रणाली पर पॉलिसी का विवरण पंजीकृत कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर शिकायतें संबंधित बीमा कंपनी को भेजी जाती है। IGMS शिकायतों और उसके निवारण में लगने वाले समय पर नज़र रखती है। शिकायतों को यहाँ पंजीकृत किया जा सकता है। ये एक लिंक दिया गया है http://www.policyholder.gov.in। यहाँ पर जा करके gov.in पे इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम का एक लिंक आएगा, आप उस पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसमें आगे आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। शिकायत निवारण प्रणाली का दूसरा पार्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि सेवाएं, उपभोक्ता दोष, शिकायत और उपभोक्ता विवाद। अगर कोई भी, जैसे बीमा एक सेवा है तो यहाँ पे कंपनी सेवा प्रदान कर रही है जो कि उपभोक्ता को प्रदान होती है, और उस सेवा में अगर कोई दोष है तो उसका शिकायत किया जा सकता है। और शिकायत अगर नहीं सुना जा रहा है, मान लीजिए कि शिकायत किया गया और ये शिकायत नहीं सुना जा रहा है, तो ये उपभोक्ता विवाद होगा। तो इनके उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए, उनके हित के संरक्षण के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था। इसे 2002 में संशोधित किया गया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय 3 में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे संवाद या संचार की प्रक्रिया के बारे में। एजेंट या सेवा कर्मचारी को कार्यस्थल पर प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। संचार कौशल इन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब किसी से बात करने की कला, संचार स्थापित करने की कला, सभी व्यवहार कुशल कलाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कला है संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया। एक स्वस्थ संवाद कैसे बनता है, एक स्वस्थ संबंध कैसे बनता है? जाहिर है कि विश्वास ही इस सवाल का केंद्र है। साथ ही अन्य ऐसे तत्व भी हैं जो विश्वास को सुदृढ़ करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। आइए हम इस कुछ तत्वों को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है विश्वास के तत्व। विश्वास के तत्व हैं आकर्षण, मौजूदगी और संचार। अगर आप पे कोई विश्वास करता है तो वो सबसे पहले आपकी ओर आकर्षित होता है कि इस आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद आपकी मौजूदगी, उसके सामने आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है संचार, कम्युनिकेशन। आप उससे किस तरह से बात करते हैं, आप उससे किस तरह से कम्युनिकेट होते हैं, आप जो भी उसे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। कोई भी एक एजेंट है, अगर पॉलिसी के बारे में उन्हें बताना चाह रहा है तो वो किस तरह से बताता है। संचार में सिर्फ और सिर्फ बोलना ही संचार का या फिर संबंध बनाने का एक तरीका नहीं है। आप बहुत सारे टेक्निक है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। संचार की प्रक्रिया, संचार क्या है? सभी संचारों में प्रेषक जो संदेश भेजता है और संदेश के प्राप्तकर्ता की आवश्यकता होती है। जब भी संचार होता है तो दो आदमी होता है, एक जो कि मैसेज दे रहा है और दूसरा जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। प्राप्तकर्ता को प्रेषक का संदेश समझ में आने के साथ ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर ये आदमी कोई भी मैसेज भेजना चाह रहा है और अगर ये मैसेज इस आदमी को डिलीवर हो जा रहा है तो मतलब संवाद की प्रक्रिया पूरा हो गया। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाह रहे हैं या फिर किसी को कुछ भी समझाना चाह रहे हैं
और वो उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कम्प्लीटली, तो आपका जो संवाद का प्रक्रिया है या फिर संचार का प्रक्रिया है ये पूरा हो गया। संचार के कई रूप हो सकते हैं। मौखिक, जो कि हम बोल करके स्थापित करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने है उससे हम बात करके मौखिक संवाद स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है लिखित, मतलब रिटन में हम उससे संवाद स्थापित कर सकते हैं, जैसे SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा लिखित संवाद स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है गैर मौखिक, ये संवाद जो कि मौखिक नहीं होता है या फिर इसमें दूसरे तरीके का यूज़ किया जाता है संवाद स्थापित करने के लिए। साइन लैंग्वेज हो सकता है, ये शारीरिक हाव भाव हो सकता है। चौथा है शारीरिक भाषा का प्रयोग। तो आगे के स्लाइड्स में हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब आगे हम गैर मौखिक संवाद या संचार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम है शानदार प्रभाव डालना। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उस पर आपका कैसा प्रभाव रहता है, आप उस आपके हाव भाव, आपके पहनावा, बहुत सारी चीज़ों का इसमें देखा जाता है। जैसे कि उसकी राय में आपकी दिखावट कैसी है, आपकी शारीरिक भाषा, आपके व्यवहार, आपके पहनावे, बातचीत पर आधारित हो जाती है। याद रखें, पहला प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा प्रभाव बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव इस प्रकार हैं जो आगे के स्लाइड्स में है। हमेशा समय पर बने रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से टाइम लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप उनसे किसी उपयुक्त समय पे मिलेंगे और आप उस समय पे पहुंचते हैं, तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन उस व्यक्ति पे जाता है कि आप समय के पाबंद हैं। आप अपने आप को उचित तरीके से पेश करें। दूसरा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं। हमेशा जोशपूर्ण और आत्मविश्वासी रहें। आपका जो बोलने का लहजा है उसमें एक तरह का जोश होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, एक विजेता की मुस्कान जो कि एक विनर के चेहरे पे होती है। आपको खुला, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना पड़ेगा। यहाँ पे खुला का मतलब है कि आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करें, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगर कोई चीज़ आपने गलती की है तो आप उसको खुले तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको आत्मविश्वासी और सकारात्मक, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ बोला जा रहा है तो उसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन यहाँ पे है आपको सकारात्मक होना पड़ेगा और आपको दूसरे व्यक्ति में रुचि लेना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि दूसरे के बात को पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, उस पर रुचि नहीं लेते हैं। बस उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी को डिलीवर करने में उसी को डिलीवर करते हैं, बाकी दूसरे का पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपको दूसरे व्यक्ति में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आगे है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा हरकतों, मुद्राओं, चेहरे के भाव को दर्शाती है। हमारे बात करने, बैठने, चलने, खड़े होने का तरीका सभी हमारे बारे में और हमारे भीतर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में कहता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी कहा जाता है लोग वास्तव में उसका एक छोटा सा प्रतिशत ही सुनते हैं। मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, बोल के कह रहे हैं, वो लोगों को याद नहीं रहेगा, लेकिन उसके सामने, उसके आँख के सामने जो हो रहा है, जैसे कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपके बाल कैसे सेट हैं और आप जो बोल किस अंदाज में, किस लहजे में रहे हैं, आपके उठने बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ लोग नोटिस करते हैं। और ये वह बहुत ज़ोर से बोलता है, आपका ये जो तरीका है। जाहिर है कि व्यक्ति को अपने शारीरिक भाषा के बारे में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और शारीरिक भाषा में पहला पॉइंट है आत्मविश्वास, मतलब आपको आत्मविश्वासी होना है। और दूसरा पॉइंट है विश्वास, मतलब दूसरे का विश्वास, आप पे लोगों का विश्वास कैसा है। अब आगे आता है सुनने का कौशल। संचार कौशल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति को सुनने के कौशल की जानकारी होना, उसका फायदा उठाना आवश्यक है। ये व्यक्तिगत प्रभाव के एक सुप्रसिद्ध सिद्धांत का पालन करते हैं
किसी को समझने से पहले खुद को समझें। किसी को समझने से पहले खुद को समझें। आप कितनी अच्छी तरह सुनते हैं, आपका उसके काम की प्रभावशीलता और दूसरों के साथ आपके संबंध की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आइए हम कुछ सुनने की युक्तियों पे नज़र डालें। पहला है सक्रिय रूप से सुनना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसके बातों को न केवल सुनने की कोशिश करें, बल्कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश को पूरा समझने का प्रयास करें। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, मतलब सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। वो जो बोल रहे हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। और भी सक्रिय रूप से सुनने के कुछ तत्व हैं जिसे आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ध्यान देना, जो भी वह व्यक्ति बोल रहा है उस पर ध्यान दें। और दूसरा है कि ऐसा प्रदर्शित करें कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब उसे लगना चाहिए कि जो वो आदमी बोल रहा है उसे आप ध्यान से सुन रहे हैं। प्रतिक्रिया दें, मतलब रिएक्शन। प्रतिक्रिया इंग्लिश में रिएक्शन। अगर कुछ बोल रहा है और आप ऐसा शो करना चाहते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो उसमें कुछ प्रतिक्रिया दें। अगर क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और आप पीछे बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं तो टीचर को लगता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जो वो बोल रहा है। अगर आप बीच में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको लगता है कि ये स्टूडेंट सही में क्लास में है और वो जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो उसे ध्यान से सुन रहा है। और चौथा है निर्णायक न बने। अगर ये, चूँकि आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपका काम है कि जो भी ग्राहक जो भी बोल रहा है उसे ध्यान से सुने, तो उसमें आप अपना निर्णय न दें। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि निर्णायक न बने, उचित प्रतिक्रिया देना करना। और अगर आप रिएक्शन भी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फालतू के रिएक्शंस दे रहे हैं कुछ भी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उचित प्रतिक्रिया है वो करें। और उसके बाद सहानुभूति पूर्वक सुने। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ आपको बता रहा है तो आपको ये सहानुभूति पूर्वक सुनना चाहिए। अब आगे है बीमा अभिकर्ता का नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये जग जाहिर है कि किसी भी व्यक्ति का नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए। तो ग्राहक सेवा में, बीमा से जुड़े ग्राहक सेवा में नैतिक आचरण की कुछ विशेषताएं यहाँ पे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है, ग्राहकों के सर्वोत्तम हित को अपने स्वयं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ से ऊपर रखें। मतलब ग्राहक के हित को अपने हित से ऊपर रखें। दूसरा है, ग्राहक के मामलों से संबंधित सभी व्यापारिक और निजी जानकारी को पूरी गोपनीयता के साथ विशेषाधिकार के रूप में रखें। और तीसरा है, ग्राहकों को सूचित निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए सभी तथ्यों का पूर्ण और पर्याप्त रूप से खुलासा करें। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसका, चूँकि आप एक बीमा अभिकर्ता है तो बीमा से संबंधित, बीमा पॉलिसी संबंधित जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर छुपे हुए तथ्य हैं उसका खुलासा आपको ग्राहक से करना चाहिए। जैसे कि कोई पॉलिसी कितने दिन तक चलेगी, इसमें बोनस रेट इसका क्या है, इस तरह के खुलासे। बीमा अभिकर्ता को अच्छी नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि बीमा अभिकर्ताओं को अपनी नैतिकता बरकरार रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहला है, 2 योजनाओं के बीच ऐसी योजना का चयन करना जो दूसरे की तुलना में बहुत कम प्रीमियम या फिर कमीशन देती हो। तो ये एजेंट का अपना हित हो गया। तो इसको आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई किसी में ज़्यादा कमीशन मिल रहा है या फिर ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है उस तरह का पॉलिसी आप पॉलिसी होल्डर या फिर ग्राहक को रिकमेंड करते हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, एक मौजूदा पॉलिसी को समाप्त करके नई पॉलिसी लेने की सिफारिश करना। कोई भी एक पॉलिसी चल रहा है और उसने उसमें 4 साल 5 साल पैसे जमा किए हैं, अब आप पॉलिसी होल्डर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके एक नया पॉलिसी ले लीजिए। तो ये एक अच्छा राय नहीं होगा किसी भी पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि पॉलिसी को सरेंडर करने पे उसमें बहुत सारा अमाउंट उसका पॉलिसी कुछ फाइन के रूप में जो बीमा कंपनी काट लेगी। तो ये आपको नहीं करना है। तीसरा है, उन परिस्थिति से परिचित होना जिसके बारे में बीमाकर्ता को बताए जाने पर ग्राहक के हितों या दावे के लाभार्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आपको सारी चीज़ उसमें, ऐसा चीज़ अगर आप कोई छुपा रहे हैं
तो ये भी आपके नैतिकता को कम कर सकता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जो भी दावे के लाभार्थी हैं उसके अनुकूल काम करना है। अब आगे हम इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब होता है? ऑप्शन, ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान करते हुए खर्च की गई लागतों का योग, जो कि गलत है। ऑप्शन 2, उत्पन्न व्यवसाय के आधार पर ग्राहक को दिया गया दर्जा, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन, अधिकतम बीमा जिसके लिए ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका ऑप्शन 3 ही सही है कि ग्राहक के आजीवन मूल्य का मतलब होता है आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक मतलब लंबा संबंध बना करके प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा की जरूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति बीमा, दूसरा व्यवसाय दायित्व बीमा, तीसरा तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर का बीमा, और चौथा अग्नि बीमा। तो इसमें बहस की आवश्यकता तीसरा पे नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल बनाया गया है। अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर मोटर कार चलाते हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ज़रूरत होता है। ये लगभग सभी लोग को पता होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वजह से स्वस्थ संबंध नहीं बन पाते हैं? पहला ऑप्शन आकर्षण, दूसरा विश्वास, तीसरा संचार और चौथा आत्मविश्वास। तो स्वस्थ संबंध नहीं बन पाने का वजह अविश्वास, स्वस्थ संबंध नहीं बन पाने का वजह अविश्वास है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सक्रिय सुनने का एक तत्व नहीं है? सक्रिय सुनने का एक तत्व अच्छी तरह से ध्यान देना, अत्यंत पूर्वाग्रही होना, सहानुभूतिपूर्वक सुनना और उचित प्रतिक्रिया देना। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, अत्यंत पूर्वाग्रही होना, मतलब कि आप अपने कस्टमर से अपनी बात मनवाने के लिए पहले से ही उससे आग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? नैतिक आचरण की विशेषता ऑप्शंस हैं, ग्राहकों को एक सूचित निर्णय करने में सक्षम बनने के लिए पर्याप्त खुलासे करना। क्योंकि ये नैतिक आचरण की विशेषता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना, तो ये भी नैतिक आचरण है। और तीसरा है, अपने हितों को ग्राहक के हित से आगे रखना। ये अपने हितों को ग्राहक के हित से आगे रखना, ये ऑप्शन सही है जो नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है। ग्राहक के हित को अपने हित से आगे रखना, ये ऑप्शन नैतिक विशेषता है। तो ऑप्शन 4 ही सिर्फ सही है, अपने हित को ग्राहक के हित से आगे रखना। अगला प्रश्न है, डैश एक ठोस वस्तु नहीं है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बीमा। बीमा एक मूर्त वस्तु है, बीमा एक ठोस वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन, डैश सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। तो इसका ऑप्शन है चतुराई, विश्वसनीयता, सहानुभूति और प्रतिक्रियाशीलता। तो इसमें आप सेवा में आप चतुराई नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा चतुराई सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। भारत में मकान, मोटर तृतीय पक्ष दायित्व, मतलब बिना इंश्योरेंस का आप बाइक या फिर कार नहीं चला सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि आप बाइक चलाने के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, डैश बीमा धारक की लागत को कम करने के एक तरीके में से है। पुनर्बीमा, कटौती, सह बीमा और छूट। पुनर्बीमा री इंश्योरेंस होता है, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाएगा इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। तो ये तो बीमा की लागत कम करने का तरीका नहीं है। कटौती, हाँ कटौती किया जा सकता है, कुछ जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बीमा में तो वो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो उससे प्रीमियम की कटौती हो सकती है। तीसरा, ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सह बीमा, बीमा के साथ में एक और बीमा, तो ये भी नहीं है। और छूट को IRDAI लीगली क्राइम मानता है, तो
ये छूट का भी कोई एक ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा कटौती। अगला क्वेश्चन है, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि IRDAI के द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। उसके माध्यम से ग्राहक अपने पॉलिसी से संबंधित शिकायत के लिए IRDA से संपर्क कर सकता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इससे है। बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत, दुकानदारों के खिलाफ शिकायत, ब्रांड के खिलाफ शिकायत, बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के खिलाफ शिकायत। तो इसका ऑप्शन, चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के लिए आया था, कस्टमर के लिए आया था, चाहे वो कस्टमर बीमा कंपनी के हो, चाहे किसी ब्रांड के हो या फिर दुकानदार के हो, तो सभी के संरक्षण के लिए ये अधिनियम आया था। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तुओं या सेवाओं मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक है। तो जिला फोरम, क्योंकि इस अध्याय में मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया है, जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय आयोग क्या होता है, ये इस क्वेश्चन को डिस्कस हम अगले अध्याय में भी फिर से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। पहला, आत्मविश्वासी होकर, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन है, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होगा। क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा में जो तीनों दिया हुआ है ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नैतिक आचरण संभव है बीमा बेचते समय। नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत है। नैतिक आचरण बहुत ही जरूरी है बीमा एजेंट के लिए। तीसरा ऑप्शन, नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच में विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। ये ऑप्शन सही है। नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच में विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है, नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जाती है। किसी भी कंपनी के हर एक लेवल के कर्मचारी या फिर बीमा अभिकर्ता नैतिक आचरण अच्छा रख सकते हैं, केवल शीर्ष प्रबंधन से इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुरा देना, प्रतिक्रिया देना। वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। ये सारे सक्रिय रूप से सुनने के एग्जाम्पल है। वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी सिर हिलाना और मुस्कुरा देना और प्रतिक्रिया देना। तो ऑप्शन 4 में ये सारे सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी सिर हिलाना और फिर मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना।